हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट सम बेसिक टर्म्स. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल योर ओम्स लॉ. देखिए ओम्स लॉ जो है वो आपने बहुत बार पढ़ रखा है. क्लास 10 में आप अच्छे से पढ़ कर आए हुए सभी बच्चे. ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ आपको पता ही है. देखिए क्या है कि एट द कॉन्स्टेंट कंडीशंस एट द ऑफ योर टेम्परेचर एंड द प्रेशर, या एट द कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस, है ना. जब आपकी कॉन्स्टेंट कंडीशंस होती है टेम्परेचर एंड द प्रेशर की, तो क्या होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो कंडक्टर में से करंट आपका फ्लो होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट. कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है अक्रॉस इट, है ना. At the constant condition of the temperature and the pressure, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? I के. और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू क्या आएगा? आई आर. और R यहाँ पर क्या होता है हमारा? V बाई आई. R हमारा क्या होता है? V बाई आई. और आपको पता ही है कि R की यूनिट क्या होती है? ओम होती है. R रेजिस्टेंस होता है. इसकी यूनिट क्या होती है? कुछ जहाँ कॉन्स्टेंट लगाते हैं वो R हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ना. और रेजिस्टेंस आपको पता है एक्चुअली में क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ द करंट, है ना. ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है, करंट के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है. उसे हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. नाउ वन ओम रेजिस्टेंस कब होता है? जब आपका 1 वोल्ट आपका क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, और 1 एम्पियर आपका क्या हो? करंट हो. तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है? 1 ओम होता है ना. जब आपका क्या होता है? 1 वोल्ट आपका क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द 1 एम्पियर द करंट इज फ्लोइंग through a conductor having the potential difference across its ends is the 1 volt, then the resistance is said to be 1 ohm, है ना. तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. आपको फॉलोइंग फैक्टर्स पता है कि किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ कौन कौन से वो फॉलोइंग फैक्टर्स थे जिसके ऊपर रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता था. फर्स्ट आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर था. याद हो तो अगर आपको अच्छे से, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितना आपका लेंथ आप इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है? इंक्रीज करता है. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ. सेकंड आपका क्या था? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या रहता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता था, है ना. कि एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया आपका क्या होगा? कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है. यस और नो. तो उन्हीं दो फैक्टर्स को क्या करते हुए? कंबाइन करते हुए, कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स. देखिए कंबाइनिंग दीज टू फैक्टर्स हम क्या बताने जा रहे हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. हम क्या बताने जा रहे हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. ये भी आपने पढ़ी हुई है. इसका डेरिवेशन आपने निकाला हुआ है. इसका डेरिवेशन आपने अच्छे से तो देखिए. रोज इसको डिटरमाइन करते हैं. आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को किससे डिटरमाइन करा जाता है? रो से डिटरमाइन किया जाता है. तो देखिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अभी मैंने आपको दो फैक्टर बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, सिंपल, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए. और यू कैन से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय. दो फैक्टर्स को कंबाइन करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एल बाय ए बनेगा, है ना. अगर आपकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और आपका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, अगर आपकी लेंथ क्या हो बताओ? 1 सेंटीमीटर हो और आपका एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो ये दोनों चीज़ें तो 1 हो गई, या 1 मीटर मान लो, या 1 मीटर स्क्वायर मान लो, जैसे भी ठीक लगे. तो आर आपका रो के इक्वल होने वाला है ना, क्योंकि ये दो चीज़ें तो 1 1 होगी ना भाई. तो आर आपका क्या होगा? रो के इक्वल हो गया. यस और नो, है ना. सो देखिए क्या यहाँ से डेफिनेशन निकल के आई हमारी. द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग द लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉन एज रेजिस्टिविटी. मतलब आपका रेजिस्टेंस एक तरह से रेजिस्टिविटी के इक्वल ही है. रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी के इक्वल ही है. कब? कंडीशन इज दैट व्हेन द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जब लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर होने वाली है और एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है, देन द रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू योर रेजिस्टिविटी. आपका रेजिस्टेंस किसके इक्वल होने वाला है? बताइए जल्दी. रेजिस्टिविटी के इक्वल होने वाला है. क्लियर आपको इतनी बात? ओके. अब उसके बाद देखिए यहाँ से मैं रो की वैल्यू निकाल सकती हूँ. आई कैन कैलकुलेट आउट द वैल्यू ऑफ द रो फ्रॉम दिस. रो
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये ए हमारा क्या है यहाँ पर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, आर इंटू ए बाय में क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। रो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आर इंटू ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाई एल हो जाएगा, है ना। क्लियर आपको इतनी बात। तो अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता ही रहती है ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता रहती है क्या होती है ओम होती है। एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचेगा ओम सेंटीमीटर नहीं बचेगा, क्या बचेगा देखो ओम सेंटीमीटर ही बचेगा, है ना। यस और नो, आई एम राइट। तो ये हमने बात कर ली किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की। तो दो टर्म हमने डिस्कस कर ली, एक तो रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिया और एक हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों, रेजिस्टिविटी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ योर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अब आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस इज़ योर रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टेंस आपका क्या होता है आर होता है और आपका कंडक्टेंस क्या होता है 1/r, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज़ योर कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज योर कंडक्टेंस, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है ना। तो अगर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और कंडक्टेंस आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1/ओम क्या बनेगा ओम इनवर्स बनेगा। 1/ओम क्या बनेगा ओम इनवर्स बनेगा। और उस ओम इनवर्स को आप क्या बोल सकते हैं साइमन और मो, क्या बोल सकते हैं इसको साइमन बोल सकते हैं और मो बोल सकते हैं। सो कंडक्टेंस आपकी क्या होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू कैरी आउट द करंट, टू कैरी द करंट, कि आपकी वो प्रॉपर्टी कंडक्टर की जो क्या करे आपके करंट को कैरी करे। देखो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में सिर्फ यही है कि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो करंट को अपोज करे, रेजिस्टेंस आपको भी सबको पता है कि रेजिस्टेंस वही प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट को अपोज करती है, लेकिन कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को कैरी करती है। एज आई टोल्ड यू कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो अगर ये अपोज कर रही है तो ये क्या करेगी, कैरी करवाएगी ना करंट को, तो ये क्या करेगी करंट को कैरी करवाएगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। रेजिस्टेंस यूनिट मैंने आपको बता दी कि रेजिस्टेंस की ओम होती है, ये रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी होती है ओम इनवर्स साइमन और मो। ओम इनवर्स साइमन और मो इसकी हो गई। क्लियर आपको इतनी बात। उसके बाद आ जाए हम नेक्स्ट पे। देखिए कंडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आगे तक चलने वाली कंडक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना बिल्कुल इसको, है ना। ओके, तो देखो व्हाट इज़ योर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज़ योर कापा, इट इज़ योर कापा। इसको के नहीं बोले कापा बोला जाता है इसे, है ना, ठीक है। जैसे आपका रो आपका क्या था रेजिस्टिविटी था। देखो इतनी बात ध्यान रखना कि जो कंडक्टेंस होती है ना वो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। इटी और एंस रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल। समझ में आ जाएगी ना इतनी बात आपको, है ना। तो कापा आपकी क्या हो जाएगी, देखो 1/रो, क्योंकि रो आपकी क्या थी रेजिस्टिविटी थी, तो इसलिए मैंने क्या बोला कापा हमारी क्या होती है 1/रो की इक्वल होती है। सो क्या लिखा देखो, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। ये आपकी रेजिस्टिविटी की क्या होती है रेसिप्रोकल होती है। क्लियर। और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो रो इज इक्वल टू 1/कापा, है ना, ये भी लिख सकते हो। अब रो का फॉर्मूला आपका ऊपर से निकल के आया R/A/L, R/A/L निकल के आया, है ना। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आर जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था ना दो फैक्टर को कंबाइन करते हुए कि आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और L/A हमने उसको फिर बना देते क्योंकि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे जस्ट राइट डाउन किया है मैंने, द R इज इक्वल्स टू रो L/A। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो R इधर जाके 1/C नहीं बन सकता भाई, एक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है तो रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का भी तो रेसिप्रोकल है ना। तो रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया 1/कंडक्टेंस, है ना। और रो जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो किसकी रेसिप्रोकल है, कापा। अगर कापा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है तो रो जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो रेसिप्रोकल किसकी है, कापा की है। तो रो इज इक्वल टू 1/K। तो यहाँ पर रो की जगह मैंने क्या कर दिया 1/K और इंटू क्या कर दिया L/A कर दिया। तो अब देखो मैंने क्या बोला कि जो 1/कापा है, ये रो की जगह मैंने 1/कापा कर दिया, आर की जगह मैंने 1/C कर दिया इंटू L/A कर दिया। अब उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इस कापा को ले गई इधर, इस सी को ले इधर, कापा को ले जाओ उधर और सी को ले जाओ इधर। समझ में आ रही है आपको, है ना।
तो कापा क्या बन जाएगा, C इंटू एल बाई, कापा क्या बन जाएगा, C इंटू एल बाई। अपनी नोटबुक उठाइए, कॉपी पेन उठाइए, इसको ऐसे जैसे मैंने करवाया वैसे करके देखिए, आपको समझ में आने वाला है। तो कापा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद जब आपका लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जब लेंथ भी 1 हो और एरिया भी क्या हो, 1 हो, या मीटर में बात कर लो या सेंटीमीटर में बात कर लो, ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो लेंथ हमारा 1 सेंटीमीटर हो, एरिया हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन द कापा विल बी इक्वल टू व्हाट, C। कापा किसके इक्वल होने वाला है, C के इक्वल होने वाला है। तो कापा यहाँ मैंने क्या लिख दिया, C के इक्वल लिख दिया। सो अब इसको डिफाइन करो, देखो कैसे डिफाइन करोगे इसको। देखो लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे वॉल्यूम बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इतनी बात मुझे बताओ, अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। वॉल्यूम इज़ व्हाट, लेंथ इंटू एरिया। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसलिए इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, देखो द कंडक्टिविटी, मतलब योर का पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी इसको बोला जाएगा, कंडक्टिविटी बोला जाएगा या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोला जाएगा, समझ में आना चाहिए आपको ये दोनों मीनिंग, ठीक है। द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस। कंडक्टिविटी क्या होती है, आयंस की कंडक्टेंस होती है जो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, कंडक्टिविटी इज योर कंडक्टेंस ऑफ द आयंस। I am underlining this point. Conductivity is the conductance of the ions. ये आयंस की कंडक्टेंस होती है, और कौन से आयंस की कंडक्टेंस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन से आयंस की कंडक्टेंस की बात हो रही है, जो कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन वाले वॉल्यूम में। इसका आगे काम आने वाला है, तभी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पॉइंट को बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ। द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होती है, ये चीज़ देखी ना आपने, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पुट करा, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या कापा C के इक्वल आया है, और कापा कंडक्टिविटी है, C कंडक्टेंस है, तो कापा कंडक्टेंस के इक्वल आया ही नहीं, तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस। इतनी बात हुई, समझ में आई, क्योंकि ये दोनों 1 1 था, है ना। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस। और अभी मैंने आपको बताया, अगर ये दोनों 1 1 है तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर की वजह हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस, यहीं से निकाल रही हूँ मैं ये चीज़, कहीं मैं बना नहीं रही खुद से ये चीज़, है ना। द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन हाउ मच वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। हाउ मच वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ योर सोल्यूशन। बात समझ में आई ना आपको। तो देखो, लेट्स से आई हैव अ बीकर, इस बीकर के अंदर मेरे पास 1 लीटर का 1 लीटर वॉल्यूम प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, सपोज उसका वॉल्यूम इज 1 लीटर। 1 लीटर को आप क्या बोलते हो, 1000 ml बोलते हो, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब आपको पता हो तो 1 ml के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 ml के। मैं इस पूरे पोर्शन को नहीं ले रही, पूरा वॉल्यूम इसमें कितना कंटेन है, 1000 ml का वॉल्यूम कितना कंटेन है इसके अंदर, पूरा 1000 ml का वॉल्यूम कंटेन है। मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज कंटेन 1 ml ऑफ वाटर। ये पोर्शन कितना कंटेन कर रहा है, 1 ml कंटेन कर रहा है। तो इस 1 ml वॉल्यूम के अंदर ना जितने आयंस होंगे ना, उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी। ये मेरे पास बीकर था, दोबारा से सुनो, अच्छे से सुनो बिल्कुल। ये मेरे पास एक बीकर था, इस बीकर में मेरे पास 1 लीटर वाटर था, या कोई भी सॉल्यूशन था जिसमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर दोनों प्रेजेंट है, जो भी मान लो आप, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए, बस क्लियर करने के लिए बस आपको ये बता रही हूँ। तो हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर, 1 लीटर आपका 1000 ml के इक्वल है, 1 लीटर आपका 1000 ml के इक्वल है ना। और आपको मैंने बताया 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम 1 ml के इक्वल होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो देखो, ये मैंने इस 1000 ml की बात ना करते हुए इसमें से एक स्मॉल पार्ट की बात करी, 1000 में से एक पार्ट मान के चली हूँ मैं, वो ये मान लो 1 ml का पार्ट मेरा ये वाला है। इस 1 ml पार्ट के अंदर ना जितने आयंस प्रेजेंट होंगे, इस 1 ml पार्ट के अंदर ना जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी, इस 1 ml में जितने आयंस प्रेजेंट होंगे उसकी जितनी कंडक्टेंस होगी ना, उसको कापा बोलोगे, उसको कापा बोलोगे। सो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको व्हाट इज़ योर कंडक्टिविटी। तो ये 4 टर्म्स डिस्कस कर ली, कौन कौन सी कर ली, रेजिस्टेंस,
रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कापा ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इतनी बात बस दिमाग पर डालनी है आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो L/A है, ये L/A इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इस L/A को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। इसका भी काम आएगा जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तो इसका काम आने वाला है। तो वहाँ पे कई बार डायरेक्ट सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है, तो सेल कांस्टेंट से घबराना नहीं है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? डायरेक्ट L/A की वैल्यू दे दी है क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं है। समझ में आई ना? डायरेक्ट इसकी वैल्यू दे दी है, L/A की वैल्यू दे दी है। क्लियर आपको इतनी बात? चले आगे, है ना। देखो आगे, अब देखो कंडक्टिविटी, आगे हम फर्दर बात करते हैं दो फर्दर टाइप्स की। कौन कौन सी? मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको भी ध्यान से समझना है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखो क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी को लिखते हैं लैम्डा एम से। किससे लिखते हैं इसको? लैम्डा एम। एम स्टैंड फॉर मोलर, और ये जो लैम्डा वाला जो उल्टा वी का सिंबल मैंने बनाया ना, दैट इज़ उल्टा वी, है ना, या बेंट वी, आपका कुछ भी बोलो आप। ये एम मोलर है, ये कंडक्टिविटी का सिंबल हो गया, तो क्या बन गया? मोलर कंडक्टिविटी बन गया। क्लियर है आपको इतनी बात? तो ये क्या होती है एक्चुअली में? देखो, इट इज़ अ कंडक्टेंस ऑफ द आयंस। ये आयंस की कंडक्टेंस होती है प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। कहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं? हम देखो, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन। जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाला ना, जब आपने 1 मोल, कितने की बात हो रही है, ध्यान से बिल्कुल सुनना है। जब आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जितने आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी जितनी कंडक्टेंस देगा वो, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद जितने आयंस प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी जो भी कंडक्टेंस की वैल्यू होगी ना, उसे क्या बोलोगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज नोन एज योर मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका ये जो फॉर्मूला है, ये कैसे आया है मोलर कंडक्टिविटी का, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत ईजी वे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर फटाफट देखो, 1 ml की कंडक्टेंस को क्या बोला था? कापा। भी एक पूरा बीकर लिया था, उसमें से 1000 ml का हमारे पास क्या था? वॉल्यूम था। उसमें से 1 ml की मैंने बात करी थी। 1 ml में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी जितनी भी कंडक्टेंस होगी उसको कापा बोला था। तो वही बात मैं लिख रही हूँ कि 1 ml की कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कापा बोलते हैं, है ना। तो पूरा वॉल्यूम कितना है? 1000 ml का। अगर 1 ml की कंडक्टेंस को कापा बोलते हैं तो पूरा वॉल्यूम बताओ कितना है? 1000 ml का है, नहीं है पूरा वॉल्यूम? तो पूरा वॉल्यूम हमारा कितने का है? 1000 ml का। तो अब 1000 ml की कितनी होगी कंडक्टेंस बताओ? कापा इंटू 1000 ml की कितनी होगी? कापा इंटू 1000 होगी। अब उसके बाद सुनो मेरी बात, मोलैरिटी, यहाँ पर कौन सी कंडक्टेंस पढ़ रहे हो? मोलर कंडक्टेंस पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? मोलर कंडक्टेंस। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर वॉल्यूम में कितने मोल सोल्यूट के डिजोल्व हैं उसे क्या बोलते हो? मोलैरिटी बोलते हो। इज़ इट राइट? आई एम राइट और रॉन्ग, है ना? सही है ना ये बात हमारी? अब सुनो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। वॉल्यूम कितना मान के चल रहे हो? इस बिकर में कितना वॉल्यूम लेके चली थी मैं? 1 लीटर का वॉल्यूम लेके चली थी मैं। इस बीकर में 1 लीटर का वॉल्यूम लेके चली थी, और 1 लीटर का वॉल्यूम मैंने 1000 ml के इक्वल मान लिया था। तो 1 लीटर बोलो चाहे 1000 ml बोलो, बात तो एक ही है ना। तो 1 लीटर का वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम की जगह मैंने 1 लीटर कर दिया, तो अब ये 1 हो गया। तो क्या मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ चुकी है? क्या मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ चुकी है? अगर वॉल्यूम 1 लीटर हो गया तो आ गई। तो ये हो गया हमारे मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स की इक्वल होगी। तो अगर हमारे 1000 ml में m मोल्स प्रेजेंट है, 1000 ml में m मोल्स प्रेजेंट है, तो m मोल्स की क्या कंडक्टिविटी होगी? कापा इंटू 1000। 1 ml के लिए कापा डिफाइन होता है। कापा इज डिफाइंड फॉर हाउ मच वॉल्यूम? 1 ml वॉल्यूम। तो 1 ml के लिए कापा होता है। टोटल वॉल्यूम 1000 ml का, या 1 लीटर या 1000 ml एक ही बात है भाई। तो 1000 ml के लिए कापा इंटू 1000 हो गया, और उसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है? m मोल्स प्रेजेंट है। ये बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए? मोलैरिटी के इक्वल आ गए ना। तो मैं इसको n मोल्स ना लिखते हुए m मोल्स भी लिख सकती हूँ ना, क्योंकि n m के इक्वल आ गया। तो n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोलैरिटी के इक्वल आ गए, तो मैं मोलैरिटी को m मोल्स बता सकती हूँ ना, क्योंकि मेरी मोलैरिटी मोल्स के इक्वल आ चुकी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे m मोल्स लिख रही हूँ भाई। समझ में आई आपको? तो m मोल्स लिखना चाहिए था n मोल्स, लेकिन m n के इक्वल है तो इसलिए m मोल्स लिख दिया।
तो m मोल्स की कितनी होगी, कापा इंटू 1000। यहाँ से 1 मोल की कितनी आएगी, कापा इंटू 1000। m कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं हुई तो थोड़ा सा पोज करके फिर से सुनो। m मोल्स की होगी हमारी इतनी, 1 मोल की होगी कापा इंटू 1000 बाय m। अब 1 मोल डिसोल्यूशन होने से जितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी कंडक्टिविटी को कापा बोला था। देखो इधर डेफिनेशन पर आओ। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के डिसोल्यूशन होने से जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसकी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। तो 1 मोल की बात आ गई है यहाँ पे। 1 मोल की कंडक्टेंस को ही क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको क्या मैं लैम्डा एम नहीं लिख सकती भाई, 1 मोल की कंडक्टिविटी को तो क्या बोल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हैं, तो इसको मैं लैम्डा एम नहीं लिख सकती। तो यहाँ से लैम्डा एम क्या हो गया, कापा इंटू 1000 बाय एम। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं आपको आगे। तो लैम्डा एम क्या हो गया, कापा इंटू 1000 बाय एम। ये रिलेशन हमारा निकल के आ चुका है। देखिए इसको एक बार फटाफट से देखिए, है ना, इसको नोट करिएगा आप, है ना, इसको नोट करिएगा कि कैसे निकल के आया। उधर मैंने आपको दूसरे मेथड से बताया है, यहाँ पर आपको एक इजी मेथड से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ दिस फॉर्मूला केम। ठीक है, तो अब यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो देखिए कापा इंटू 1000 बाय एम हो जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, अब उसके बाद देखो यूनिट क्या होती है लैम्डा एम की। लैम्डा एम की क्या होती है यूनिट, देखो क्या होती है फटाफट। लैम्डा एम की यूनिट देखो, इसकी हमारी क्या होती है, कापा की ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की होती है मोल पर लीटर। इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी मोल पर लीटर। तो क्या बन गया, ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स बन गया, और ओम इनवर्स क्या बन गया आपका, मोल इनवर्स बन गया, और साथ में आपका क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी यूनिट होगी, देखो अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो जो लीटर है, लीटर को पहले ml में चेंज कर लो। 1 लीटर में 1000 ml हो गए, तो ये बनेगा ml में करोगे तो ml इनवर्स हो जाएगा, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है, जो बन जाएगा सेंटीमीटर -3, सेंटीमीटर -3 बन जाएगा ये। ठीक है, कि मैंने आपको पीछे बताया ना कि 1 ml 1 सेंटीमीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर है, नीचे सेंटीमीटर -3 बन गया, -1 + 3 क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। चेंज कर लेना एक बार इसको, हो जाएगा आपको। तो आप देखोगे ना कि ऊपर लीटर तो आ नहीं रहा, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, जस्ट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आप ओपन अप कर लेना। लीटर की जगह आप ml करेंगे, पहले ml इनवर्स हो जाएगा, फिर ml इनवर्स करने के बाद वो आपका 1 ml आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो वो सेंटीमीटर -3 हो जाएगा। तो -1 ऊपर -3 नीचे, तो जब उसको क्या करोगे, कॉमन करोगे, मतलब उसको बेस से में पावर को आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, तो ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ गई। ठीक है, क्लियर आपको इतनी बात। या मीटर में अगर बात करोगे तो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे देखो, आगे हमारा देखिए क्या है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। आगे हमारे किसकी बात करने हैं हम, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। एक मोलर की कर ली, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी की देखो, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या कंडक्टेंस हमारी आयंस की जो प्रोड्यूस होती है, वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन। वहाँ पे क्या था, 1 मोल था ना, वहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन था। बस यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको ध्यान हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कहाँ पे करी जाती है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात नॉर्मेलिटी में की जाती है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कहाँ पे करी जाती है, नॉर्मेलिटी के अंदर की जाती है। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो, मैंने नॉर्मेलिटी की सॉल्यूशन जो आपका पार्ट आपका 9 है, वो नॉर्मेलिटी की आपकी वीडियो है ना, तो आपको अगर नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए सॉल्यूशन पार्ट 9 के ऊपर जाइए, और उस पर पहले वो वीडियो देखिए नॉर्मेलिटी की कंप्लीट। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट 8 या पार्ट 9 में आपको मिल जाएगा, इन दोनों में से कोई एक ही है। तो नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट पहले अच्छे से देखिए आप जाके वहाँ पे, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करना। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी को यहीं से पोस्ट करके वहीं पे चले जाना पहले, अगर नहीं देखिए तो वीडियो। अगर आता है तो देन नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो।
तो देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपकी जो है, जो आयंस की कंडक्टेंस, मतलब कौन से आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो उससे जो आपके आयंस होंगे, उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड होगी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर भी आपका वही डेरिवेशन होने वाला है जो आपने पीछे किया है ना, उसके लिए किया आपने मोलर कंडक्टिविटी के लिए किया, तो यहाँ पर भी वही डेरिवेशन यहाँ पर सिंपल आपको करना है। यहाँ पर भी आपको क्या हो जाएगा, देखो वहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ पे आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, नॉर्मेलिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द लीटर, ये आपका फॉर्मूला था ना किसका, नॉर्मेलिटी का। तो अगर यहाँ पर भी वॉल्यूम सॉल्यूशन जो लीटर में है वो 1 लीटर वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही मान के चलोगे ना, यहाँ पे भी वॉल्यूम 1 लीटर, तो नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की इक्वल हो जाएगी। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपकी क्या है, आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब एक तरह से यही है ना आपकी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो नॉर्मेलिटी आपकी यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की इक्वल हो जाएगी। तो बस क्या करना है, यहाँ से जो फॉर्मूला निकल जाएगा सेम निकल के आएगा। यहाँ जहाँ पे क्या कर रहे थे आप 1 ml के लिए कापा, वही बात करनी है, 1000 ml के लिए कापा इंटू 1000, उसके बाद यहाँ पर आपकी नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की इक्वल आ गई है ना, तो मतलब यहाँ पर भी आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब भी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स नॉर्मेलिटी के इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, नॉर्मेलिटी के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर m मोल्स जो n थे आपके नंबर ऑफ मोल्स वो मोलैरिटी के इक्वल आ गए, तो इसने आप n मोल्स को m मोल्स बोल दिया था, यहाँ पर भी n मोल्स को n मोल्स बोल दो, कैपिटल N, मतलब यहाँ पर क्या बोल दो, कैपिटल N बोल दो। तो n मोल्स की क्या होगी, कापा इंटू 1000 बाई n, कापा इंटू 1000 1, वहाँ से 1 ग्राम इक्विवेलेंट की क्या होगी आपकी, कापा इंटू 1000 बाई n हो जाएगी, है ना, कापा इंटू 1000 बाई n हो जाएगी। बस वहीं से निकलेगा ये सारा का सारा रिलेशन। इसको अच्छे से एक बार करके देखोगे ना आप, तो आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। अच्छे से एक बार इसको करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर इतनी चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वहाँ पर किसके इक्वल आ गया, नॉर्मेलिटी के इक्वल आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, आपके नॉर्मेलिटी के। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी ऐसे लिखोगे, n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगी, कापा इंटू 1000। वहाँ पे तुम लिख रहे थे m मोल्स की कापा इंटू 1000, यहाँ पे लिखोगे n नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी हो जाएगी, कापा इंटू 1000, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कितनी हो जाएगी, कापा इंटू 1000 बाई n, कापा इंटू 1000 बाई n। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी को क्या बोला था, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आ जाओ तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी को क्या बोल रहे हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल रहे हो ना, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की कंडक्टिविटी उसको क्या बोल दोगे, लैम्डा n बोल दोगे, है ना। तो लैम्डा n हो जाएगा कापा इंटू 1000 बाई n। बस यहाँ पर m था, मोलर में ध्यान रखना m था, यहाँ पे n होता है, यहाँ पे क्या होता है, n होता है। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, समझ में आई आपको, ठीक है, ओके। सो ये हमारा रिजल्ट फाइनली निकल कर आता है, कापा इंटू 1000 बाई n निकल कर आता है, दैट इज़ योर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओके। तो ये आपका यहाँ पर 2 मैंने आपको करवा दिए, एक तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बता दिया, फिर उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी बता दिया, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया, ये आपका इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी मैंने आपको बता दी उसके बाद, ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर जो 1000 बाई n है ना, उसको वॉल्यूम बोल सकते हो, 1000 बाई n को क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम बोल सकते हो। तो ये लैम्डा इक्विवेलेंट कापा इंटू v के इक्वल भी हो सकता है। 1000 बाई n आपकी तरह से क्या वॉल्यूम ही है ना आपका, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आप लैम्डा इक्विवेलेंट को कापा इंटू v भी बोल सकते हो, कापा इंटू v भी बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जब आपके 1 के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 होगा, तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1000 बाई n हो जाएगा ना। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये 1 हो गया ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1000 बाई n। तो यहाँ पर इसको v से सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, कापा इंटू। तो कहीं आपको बुक्स में लिखा हुआ मिले कापा इंटू, डोंट बी कन्फ्यूज विद इट। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे, अगर आपकी यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो 1 की इक्वल होगी, तो यहाँ से वॉल्यूम आपका क्या निकल के आएगा, 1000 बाई, आपको क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ अगर 1 के इक्वल हो गए, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके 1 के इक्वल हो गए, तो यहाँ से आपका जो VC होगा, वॉल्यूम होगा, वो 1000 बाई m निकल कर आएगा, ठीक है। 1000 बाई, क्योंकि आपका ये होता है ना, आपको देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपका ये होता है,
तो अगर ये 1 हो गया तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000/m हो जाएगा। तो इसको कापा इंटू वी भी बोल सकते हो, कापा इंटू वी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बुक्स में कई बार ये भी दिया हुआ है। जो मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है ना वो बहुत ईजी वे से करवाया है कापा से रिलेट करते हुए, तो उसे आप अच्छे से एक बार नोट कर लेना, थोड़ा सा बैकवर्ड जाके पोज करके उसको अच्छे से नोट करके खुद से समझ के देखना। फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार बैकवर्ड जाके देखना, आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है, आई एश्योर यू। ठीक है, सो ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना आगे वाला टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लियर आपको इतनी बात? ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर न्यू वीडियो इज़ अपलोडेड। क्लियर? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।